रात को गहरा अंधेरा था। मैं नींद में डूबी हुई थी, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ बिल्कुल अंधेरा और सुनसान था, मगर मेरी आत्मा में एक बेचैनी अंगड़ाई ले रही थी। अचानक छत से किसी के कदमों की धीरे से आहट सुनाई दी। मेरा दिल धक से रह गया। ये मामूली बात थी। मेरा बेटा हर रात ठीक इसी तरह छत पर जाता था, मगर क्यों? जब वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता, और सबसे ज़्यादा डरावनी बात ये थी कि जब वो नीचे आता तो सांची पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर लगती थी, जैसे उसकी आत्मा निचोड़ ली गई हो। मैंने कई बार चंदू से पूछा, मगर हर बार वो मुस्कुराकर कहता, मम्मी बस सांची को खुली हवा में बैठना अच्छा लगता है और बहुत चुप चुप रहता है। मगर क्या सच में ऐसा था, या फिर चुप्पी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो चीख चीख कर मुझसे कहने की कोशिश कर रहा था? कुछ तो गलत हो रहा था। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं उस राज को जानकर ही रहूंगी। और मैं नहीं जानती थी कि जो सच मेरे सामने आने वाला था वो मेरी आत्मा को निचोड़ कर रख देगा। मैं फूलवती ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ी थी जहाँ एक माँ का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका बेटा खुश रहे, अपना घर बसाए और ज़िंदगी के सफ़र में कोई जीवन साथी उसे मिल जाए। पति का देहांत हुए कई साल बीत गए थे और तब से चंदू ही मेरी ज़िंदगी का अकेला सहारा था। एक कामयाब दिमागी डॉक्टर था, हैंडसम था, मगर एक अजीब बात थी, वो शादी के बारे में हमेशा चुप हो जाता था। ये चुप्पी मुझे खटकने लगी थी। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने हर बात मेरी टाल दी। आखिर एक दिन मैंने जिद कर ली, चंदू आज तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? चंदू, जो हमेशा बिल्कुल सीधा नजर आता था, इस सवाल पर बिल्कुल उलझ गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जैसे बड़ी हिम्मत करके बोला, मम्मी मैं शादी करूंगा, मगर सिर्फ एक गूंगी लड़की से। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। क्या कहा मम्मी? मेरी शर्त यही है कि मैं शादी करूंगा तो बस गूंगी लड़की से, जो बोल ना सके। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी थी। तो तुम ऐसा क्यों चाहते हो? मैंने बिल्कुल नरमी से पूछा। मम्मी बस मैंने जो कह दिया वही मेरा आखिरी फैसला है। मैं चुप हो गई, मगर मेरे दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे। उस रात मैंने जाग कर बिताई। अगली सुबह मैंने अपनी बहन माधवी को फ़ोन लगाया और उसे ये सब बताया। वह भी बिल्कुल हैरान रह गई। ये तो बिल्कुल अजीब शर्त है फूलवती, मगर मैं एक ऐसी लड़की के बारे में जानती हूँ जो गूंगी है। मैंने अपनी बहन माधवी से हड़बड़ाकर पूछा, कौन है, कहाँ रहती है? माधवी ने बताया, अनाथ आश्रम में एक लड़की है, उसका नाम सांची है और वह गूंगी है, मगर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। मेरे बेटे चंदू ने जब उसकी फ़ोटो देखी तो चुप रह गया, मगर फिर बोला, हाँ ठीक है, लड़की इसी से शादी करूँगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। चंदू ने बगैर किसी सवाल के हाँ की थी। आखिर क्यों? चंदू की अजीब शर्त के बाद मैंने बेहद कोशिश की कि वह अपना फैसला बदल ले, मगर वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मेरे दिल में अब बहुत शक पैदा हो रहे थे, मगर चंदू को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। मम्मी आपको अगर मेरी खुशी प्यारी है तो बस शादी की तैयारी करो। चंदू जैसे बहुत उतावला हो रहा था। मैंने बड़े भारी दिल के साथ अपनी माधवी के बताए हुए अनाथ आश्रम से बात की। वहाँ सांची नाम की लड़की थी जो बहुत खूबसूरत और मासूम थी, मगर जुबान से बोल नहीं सकती थी। उसके माँ बाप का कोई अता पता नहीं था। वह बचपन से ही उस अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी। चंदू ने जब पहली बार सांची को देखा, उसके चेहरे पर अजीब से असर दिखाई दिए, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मैंने गौर किया, मगर कुछ समझ न सकी। शादी की तैयारी जल्दी पूरी हो गई। सांची ने हमेशा से चुप्पी को अपनी किस्मत समझी। शादी के वक्त भी उसके चेहरे पर कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा था, मगर उसकी आंखें देखकर ऐसा लगता था कि वह कुछ कहना चाहती थी। चंदू की नज़रें उस चीज़ को महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन मैं उन दोनों को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। सांची के आने के बाद घर में सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा। आमतौर पर नई नवेली दुल्हन घर में चहकने वाली, हंसी मजाक करने वाली होती है, मगर सांची तो एक साई की तरह चुप थी। वह सबकी बातें सुनती जरूर थी, समझती थी, मगर जवाब में सिर्फ मुस्कुराकर या सर हिलाकर जवाब देती थी। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि चंदू भी उसके साथ वैसा बर्ताव नहीं कर रहा था जैसा आमतौर पर पति अपनी पत्नी के साथ करते हैं। शादी की पहली रात जब वो कमरे में गया तो मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, सांची को स्वीकार कर ले। मगर कुछ ही पलों के बाद दरवाज़ा खुला और चंदू बाहर आ गया। बेटा सब ठीक तो है ना? मैंने हैरानी से पूछा तो चंदू ने कहा, मम्मी बस थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा टहल कर आता हूँ। चंदू के शब्दों में थोड़ी घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने सोचा, क्या चंदू अब अपनी शादी करने पर अफसोस कर रहा है? दूसरी तरफ सांची का व्यवहार भी कुछ अजीब था।
मैंने सांची को बहुत गौर से देखा, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे बेचैन करके रख देती थी। जिसे वो बोल तो नहीं सकती थी, मगर उसकी चुप्पी भी एक कहानी सुनाती थी। क्या सांची चंदू को पहले से जानती थी? ये सवाल मेरे दिल में चुभने लगा। मैंने खुद को तसल्ली दी कि बस ये मेरा वहम होगा। सांची की शादी को अभी कुछ महीने बीते थी कि मैंने एक अजीब बात महसूस की। हर शाम 7 बजे ही चंदू सांची छत पर चले जाते और काफ़ी देर वहाँ रुकते। अब वह नीचे आते तो चंदू पसीने में भीगा होता और सांची के रंग बिल्कुल पीले पड़ जाते। कोई मामूली बात नहीं थी। पहले दिन मैंने सोचा शायद दोनों ताज़ा हवा लेने जाते हैं, मगर अब ये तो रोज़ का काम बन गया था। चंदू का चेहरा अक्सर थकन से भरा होता और सांची की आंखें जैसे अंदर धंसी रहती। वो पहले ही कमज़ोर थी, मगर अब वो दिन ब दिन और कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो ना? तबीयत कैसी है? उसने धीमे से मुस्कुराकर कहा और सर हिला दिया, मगर मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आखिर करूँ तो क्या करूँ? एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उससे ही पूछ लेती हूँ, आखिर ये लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं। बेटा तुम हर दिन सांची को छत पर क्यों लेकर जाते हो? चंदू जो हमेशा मेरी बातों का सीधा जवाब देता था, इस बार थोड़ा झिझक गया। फिर वो मुस्कुराया और बोला, मम्मी सांची को खुली हवा में बैठना अच्छा लगता है। आपको मालूम है वो बोल नहीं सकती, मगर प्रकृति के खुली हवा में सांस लेना उसे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसकी बातों में कुछ गड़बड़ाहट महसूस हुई, मगर मैं चुप रही। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे शक को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगले दिन सांची की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। वह खाने के मेज पर बैठी तो प्लेट में चम्मच तक नहीं हिला सकी। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने घबराकर चंदू को बुलाया, बेटा सांची को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, ये दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मैंने गुस्से में कहा। चंदू ने एक पल के लिए सांची को देखा, जैसे वह उसकी हालत पहले से ही जानता हो। फिर जल्दी बोला, मम्मी मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं देख लूँगा। मगर मैंने नोट किया उसका शब्द कहते हुए थोड़ा उलझ गया था। आखिर हर रात छत पर क्यों जा रहा था? चंदू पसीने में नहाया क्यों रहता था? और सांची कमज़ोर क्यों होती जा रही थी? मेरे दिल में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, मगर मेरी परेशानी उस वक्त और बढ़ गई जब एक रात मैंने चंदू को सपने में बड़बड़ाते सुना। वह बार बार कह रहा था, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसका भुगतान करना होगा। मैं बिल्कुल सुन रह गई। भुगतान? कैसा भुगतान? ये शादी जिसे मैं एक आम शादी समझ रही थी, अब मेरे बेटे चंदू की ये शादी कुछ और ही मोड़ ले चुकी थी। चंदू और सांची के चुप्पी के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था और मुझे ये राज मालूम करना था। और हर हाल में चंदू और सांची की शादी को अभी कुछ महीने बीते थे, मगर अजीब बात हुई। अब ऐसा रोज होता रहा और ये ना रुकने वाला दौर शुरू हो चुका था। सांची की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चंदू का व्यवहार भी पहले जैसा नहीं था। वह ज्यादातर गुमसुम रहने लगा था, अक्सर रात को जागता और दिन भर जैसे किसी गहरी सोच में डूबा रहता। मैं अब नोट करने लगी थी। सांची बहुत कमजोर हो चुकी थी। मैंने बेचैनी से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? सांची ने धीरे से मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया, मगर मैंने उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी देखी जो मुझे बेचैन कर गई थी। मैंने चंदू को बुलाया जो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। चंदू ये क्या हो रहा है? हर दिन सांची दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, हमें जल्दी उसे डॉक्टर को दिखाना होगा। चंदू पलटकर मुझे देखने लगा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये सब उसके लिए हैरानी की बात ना हो। मम्मी मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, आप फिक्र ना करो। मगर तुम आखिर सांची के साथ छत पर क्या करते हो? और तुम खुद पसीने में क्यों नहाए रहते हो? कुछ पल वह चुप रहा, फिर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, मम्मी आप बहुत ज़्यादा शक कर रही हैं। सांची को खुली हवा में बैठना पसंद है, बस इसलिए मैं उसे वहाँ पर लेकर जाता हूँ। मुझे चंदू की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अगली रात मैंने छुपकर चंदू को देखने का फैसला कर लिया। जैसे ही 8 बजे चंदू और सांची छत पर जाने लगे, मैं भी चुप से सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने सुनने की कोशिश की, मगर दोनों बिल्कुल चुप थे। कुछ पल बाद मैंने चंदू की आवाज़ सुनी। वह धीरे धीरे कुछ कह रहा था, मगर साफ साफ मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक सांची ने एक हल्की सी कराह की। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। चंदू कह रहा था, ये सब मेरी गलती है, मुझे उसका भुगतान करना होगा। मैंने चंदू की मध्यम आवाज़ सुनी तो बिल्कुल हैरान रह गई। कैसा भुगतान? क्या चंदू ने सच में कुछ ऐसा किया था जिसका भुगतान सांची के जरिए कर रहा था? मेरे दिल में अनगिनत शक उठ रहे थे। अब इस कहानी में एक ऐसा राज छुपा था जिसे मैं हर हाल में जानना चाहती थी। घर की रूटीन अब अजीब सी हो गई थी। चंदू पहले जैसा नहीं था और सांची तो जैसे दिन ब दिन बिल्कुल चुप हो गई थी।
मेरे लिए अब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये थी कि मैं अपनी बहू को अपनी नज़रों के सामने कमज़ोर होते देख रही थी। मगर चंदू जैसे सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा था। चंदू अब अक्सर रातों को जागने लगा था। मैंने कई बार उसे आंगन में बैठे हाथों में सर दिए गहरी सोच में पाया था। कभी वो किसी गहरी सोच में डूबा रहता, कभी छत पर जाकर देर तक बैठा रहता और कभी यूं चुप से खिड़की के बाहर झांकता रहता। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे फिर से पूछा, चंदू बेटा, तुम सांची के साथ छत पर क्या करती हो और वह दिन ब दिन इतनी कमज़ोर क्यों हो रही थी? चंदू ने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर उलझन का साया लहराया हो, मगर फिर मुस्कुराहट से बोला, मम्मी बस ठीक है और फिक्र ना करो, बस सांची को कुछ वक्त लगेगा हमारे माहौल में एडजस्ट होने में। ये जवाब मुझे तसल्ली करने के बजाय और ज़्यादा परेशान कर गया था। अगले दिन मैंने सांची के कमरे में जाकर उसे इशारों में पूछा, बेटी तुम ठीक तो हो? सांची ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बेचैन कर गया था। चंदू तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? इस बार सांची ने नज़र चुराई, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। वो चुप से बहुत कुछ कह रही थी। उसी रात मैंने फैसला किया, अब मुझे खुद जाकर देखना होगा आखिर छत पर क्या हो रहा है। शाम के 7 बजे का टाइम था। मैं दबे पाँव सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं छत की तरफ झांकने की कोशिश की, एक तेज आती झोंके से अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। मैं चौंक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। ये बस हवा थी या किसी ने जानबूझकर दरवाज़ा बंद किया था? मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, बस थोड़ी सी और हिम्मत। सांची तुम कर सकती हो, चंदू की धीमी आवाज़ उभरी। फिर अचानक मैंने सांची की हल्की सी कराह सुनी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। सब आखिर क्या था? क्या चंदू सच में सांची पर कोई एक्सपीरियंस कर रहा था या किसी गहरे राज की पहली कड़ी थी? ये राज मुझे हर हाल में खोजना ही था। मेरे दिल में अजीब सा शक पैदा हो रहा था। मुझे हर हाल में जानना था कि छत पर ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा बेटा चंदू मुझसे छुपा रहा था। उस दिन मैंने अपनी घड़ी पर नज़र रखी। शाम को 8 बजने ही वाले थे कि चंदू ने चाय पी और चुप से सांची की तरफ देखा। सांची जैसे उसका इशारा समझ चुकी थी और मैं सर झुकाए धीरे धीरे कदम उठाते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। चंदू और सांची छत की सीढ़ियाँ बढ़ गए। मैंने कुछ पल इंतजार किया, फिर दबे पांव उनके पीछे बढ़ने लगी। छत पर झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने सीढ़ियों की आखिरी पौड़ी पार की, मैंने बड़ी सावधानी से छत का दरवाज़ा धीरे से खोलने की कोशिश की। मध्यम सी आवाज़ आ रही थी। ये चंदू की आवाज़ थी, सांची बस थोड़ा सा और तुम्हें हिम्मत करनी होगी। फिर एक हल्की सी सरसराहट से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक एक तेज हवा के झोंके ने दरवाज़ा फिर से बंद किया। मैं घबरा गई और कांप कर दरवाजे से अलग हुई और फिर दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस दरवाजे को खोलूं। अंदर से चंदू की आवाज़ आ रही थी, सांची तुम्हें ये करना होगा वरना हम कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं चंदू की आवाज़ सुनकर फिर से घबराई और ना चाहते हुए भी मैंने अपनी सांस रोककर दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, मगर कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे सांची थोड़ी सी नज़र आई जो बुरी तरह से कांप रही थी और चंदू उसके सामने बैठा था, जैसे वह उसे किसी मुश्किल में डाल रहा हो। जब दोनों नीचे आए, चंदू के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और सांची पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही थी। मैंने जल्दी चंदू को रोका, बेटा ये सब क्या हो रहा है? चंदू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मम्मी आप सब कुछ जान जाओगी, मगर अभी नहीं। मगर कब चंदू? जब सांची और ज़्यादा बीमार हो जाएगी तब? मैंने बेकाबू होकर पूछा था। चंदू ने मेरी आंखों में झांका और बोला, मम्मी अगर मैं आपको सब कुछ सच बता दूं तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। अब तो मेरी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ये सब कुछ कोई मामूली बात नहीं थी। चंदू के जवाब ने मेरी बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। अगर मैं सब कुछ बता दूं तो आप भरोसा नहीं करोगी। उसका ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था। आखिर ऐसा क्या था जिस पर मैं भरोसा ना करती? सांची दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। चंदू उलझा हुआ नजर आ रहा था। वह छत पर होने वाली राज और गहराता जा रहा था। मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगली सुबह मैंने चंदू को नाश्ते के बीच गौर से देखा। वह चुप से चाय की घूंट भर रहा था, मगर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। बेटा तुम रात को जागते हो? मैंने बहुत फिक्र में होकर चंदू से पूछ रही थी। चंदू चौंक कर फिर जल्दी से बोला, नहीं मम्मी, बस थोड़ा ज़्यादा काम होता है अस्पताल में। मैंने गौर किया, उसका हाथ चाय के कप को मजबूती से थामे हुए था, जैसे अंदर कोई बेचैनी उसे परेशान कर रही हो। सांची भी नाश्ता करने बैठी, मगर बड़ी मुश्किल से उसने 1-2 निवाला ही खा सकी। बेटी तुम खा क्यों नहीं रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी?
मैं बहुत फिक्र में होकर उससे पूछ रही थी। सांची ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और सर हिला दिया, मगर मैंने महसूस किया उसकी आंखों में डर था, कोई ऐसी चीज़ जो वह कहना चाह रही थी मगर कह नहीं सकती थी। मैंने अपने भाई राकेश को बुलाया, जो बरसों से हमारे साथ थे। राकेश, क्या तुमने नोट किया है कि चंदू और सांची की शादी के बाद घर में कुछ बदला बदला सा लग रहा है? राकेश ने नज़रें झुका ली, फिर हल्की आवाज़ में बोलने लगा, बहन, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहता, मगर पिछली रात मैंने कुछ अजीब देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं रात को पानी पीने आया था, देखा कि चंदू बेटा छत से वापस आ रहे थे। वो बहुत परेशान लग रहे थे, जैसे कोई बोझ हो। फिर मैंने सांची को देखा, वह उनके पीछे आ रही थी मगर कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर क्या हुआ? मैंने उनसे घबराकर पूछा। राकेश ने गहरी सांस ली। बहन, जैसे ही सांची ने सीढ़ियों की आखिरी पौड़ी को पार की, फिर अचानक रुकी। फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर धीरे से अपने होठों को हिलाने लगी, जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मगर वह तो बोल नहीं सकती बहन, वह गूंगी है। मगर उसके होंठ ऐसे थे जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी, और चंदू उसे देखकर जैसे बिल्कुल सुन्न हो गया था। ये सब कुछ अजीब था। सांची अगर बोलने की कोशिश कर रही थी तो उसका मतलब ये था वह हमेशा से गूंगी नहीं थी। यह हकीकत मेरे दिल में किसी बम की तरह गूंज रहे थे। इसका मतलब सांची गूंगी पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उसकी आवाज़ कहीं खो चुकी थी। ये जानने के लिए मुझे और ज़्यादा गहराई में जाना था, और अब मेरा पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता था। राकेश की बात ने मेरे अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। अगर सांची हमेशा से गूंगी नहीं थी तो फिर उसकी आवाज़ कहाँ गई थी? और चंदू का इस तरह परेशान रहना, और चंदू का उससे पहले क्या संबंध था? ये सवाल मेरे दिमाग में तूफान की तरह घिर रहे थे। अगले दिन चंदू अस्पताल गया। मैंने उसके कमरे में जाने का फैसला किया। मैंने धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। चंदू हमेशा अपने कमरे को बेहद सही तरीके से रखता था, मगर आजकल उसके काम में बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही थी। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ रहता था, जैसे वो कोई उलझन में हो और चीज़ों को परवाह न कर रहा हो। मैं धीरे से उसके अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ फाइल पड़ी थी, कुछ दवाइयाँ, एक पुरानी नोटबुक रखी हुई थी। मैंने नोटबुक उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। फिर अचानक एक तस्वीर गिर गई। मैंने तस्वीर उठाई तो जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये एक लड़की की तस्वीर थी। वह लड़की कोई और नहीं, सांची थी। मगर उसमें एक फ़र्क था। ये लड़की तस्वीर में कुछ बोलती हुई नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने सांची में कभी नहीं देखी थी। ये कौन थी? क्या ये सांची की कोई पुरानी तस्वीर थी? अगर ये तस्वीर पुरानी थी तो उसमें सांची बोलती हुई क्यों लग रही थी? मेरा दिमाग जैसे सुन्न होने लगा। शाम को चंदू घर आया। मैंने उसके तरफ गौर से देखा और पूछा, बेटा, मैंने आज तुम्हारे कमरे में कुछ देखा है। मैंने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। ये सुनते ही चंदू के चेहरे का रंग बदला। मम्मी, आप मेरे कमरे में क्यों गई थी? चंदू, ये लड़की कौन है? मैंने तस्वीर उसके सामने रख दी। चंदू के चेहरे पर एक पल के लिए डर लहरा गया, मगर फिर उसने खुद को संभाल लिया। मम्मी, बस एक बीते हुए कल की यादें हैं। सांची से कोई संबंध नहीं, मगर मैं जानती थी ये सच नहीं था। हमारे घर में जब से मोहन आया था, मैं चंदू में और ज़्यादा बेचैनी महसूस कर रही थी। वह तो पहले ही इतना ज़्यादा परेशान था, अब और ज़्यादा उलझा हुआ रहता था। और जब से मोहन हमारे घर आया था, मेरे बेटे चंदू की तो जैसे रातों की नींद भी गायब हो चुकी थी। ये मोहन कौन था? और मैंने इससे पहले कभी मोहन को नहीं देखा था। सांची तो अनाथ थी, फिर ये मोहन सांची का क्या लगता था? चंदू को क्या याद दिलाने आया था? और सबसे बढ़कर सांची के गूंगी होने का संबंध चंदू के बीते हुए कल से कैसे जुड़ा था? मैंने फैसला किया कि अब मुझे और ज़्यादा इंतजार करना चाहिए। सांची के लॉकेट में छुपा हुआ वह राज। अगली सुबह मैंने सांची के कमरे में गई तो वह चुप से खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी, जैसे किसी सोच में गुम हो। मैंने नरमी से कहा, बेटी, तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सांची ने मेरी तरफ देखा और सवालिया नज़रों से सर हिलाया। मैंने उसके हाथ में चमकता हुआ एक नाजुक सा लॉकेट देखा, जो शायद उसके लिए बहुत कीमती था। ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है, कहाँ से मिला तुम्हें? मैंने मुस्कुराकर पूछा था। सांची ने चौंक कर लॉकेट को मुट्ठी में छुपा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मेरा दिल जोर से धड़का। ये लॉकेट उसके बीते हुए कल से जुड़ा था या किसी ने उसे दिया था? मैंने धीरे से पूछा। सांची के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझ पर थोड़ा भरोसा करो। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो मुझे इशारों में बता सकती हो। सांची के आंखों से एक आंसू टपक गया। फिर उसने कांपते हाथों से अपने लॉकेट को खोला
अंदर एक तस्वीर थी और तस्वीर वही थी जो मैंने चंदू के दराज में देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये लड़की सांची ही थी, मगर वह तब बोल पा रही थी। तो क्या सांची हमेशा गूंगी नहीं थी? अगर वो पहले बोल सकती थी तो फिर उसकी आवाज़ कैसे चली गई? मेरे दिमाग में एक दर्दनाक ख्याल आया, मगर मैं अभी खुद को संभाले रखना चाहती थी। सांची के लॉकेट में छुपी हुई तस्वीर देखने के बाद मेरे अंदर जैसे एक तूफान ने जन्म ले लिया था। अगर सांची हमेशा से गूंगी नहीं थी तो फिर उसकी आवाज़ कैसे चली गई थी? चंदू की ऐसी शर्त कि वह गूंगी लड़की से शादी करेगा, फिर उसका बदलता हुआ व्यवहार और फिर मोहन के आने से अचानक सांची की रोज़ रोज़ बिगड़ती हुई हालत, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि चंदू सांची के बीते हुए कल से कोई संबंध जरूर रखता था। चंदू और मोहन की एक बार फिर बहस हुई। अगली शाम मैंने चंदू और मोहन को एक बार फिर आपस में बात करते हुए सुना। मैं छुपकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगी। चंदू, तुम कब तक उससे नज़र चुराते रहोगे? मोहन की आवाज़ तेज थी। मोहन, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है, सांची को बोलना ही होगा। चंदू का सब थोड़ा जिद्दी टाइप था। अगर वो बोलती थी तो चंदू कुछ पल फिर चुप रहा। चंदू बोला, ये मेरा कर्ज है मोहन, मुझे उसे वापस ठीक करना होगा। कैसा कर्ज? मेरे दिल की धड़कन अब तेज हो गई। चंदू का शब्द बेहद मजबूत था, जैसे वो किसी बड़े पाप का भुगतान कर रहा हो। अगली रात मैंने सांची के कमरे के बाहर से अजीब सी आवाज़ सुनी। वह नींद में थी, मगर उसकी सांसें तेज हो रही थी और बिल्कुल मध्यम आवाज़ में कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। क्या सांची को सपने में कुछ याद आ रहा था? मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अचानक उसने आंखें खोल दी और बुरी तरह से कांपने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी, बेटी मैं हूँ फूलवती, डरो मत। सांची की आंखों में डर था, जैसे वह कुछ देखकर डर गई हो। मैंने इशारों में पूछा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? सांची ने सर हिलाया। मैंने उसे और ज़्यादा पूछने की कोशिश की, सपना तुम्हारे बीते हुए कल से जुड़ा था? सांची ने कांपते होंठों से हाँ में सिर हिला दिया। तो सांची को सब याद था। क्या हुआ था उसके बीते हुए कल में? चंदू को उसके बीते हुए कल के बारे में सब मालूम था। मेरे पास सवाल ज़्यादा थे, मगर जवाब कहीं नहीं थे। सांची के नींद में घबराहट, उसका डर, चंदू की वो बातें, सब कुछ मेरे लिए एक उलझी हुई पहेली बन चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करूँगी, मुझे ये राज खोलना ही होगी। अगली सुबह मैं चंदू को नाश्ते के मेज पर देखा और चाय में चम्मच हिलाने में मगन था, मगर उसके चेहरे पर वही तनाव था जो पिछले कई दिनों से मुझे महसूस हो रही थी। चंदू बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने साफ साफ शब्दों में कहा। तुम मोहन से किस बारे में बात कर रहे थे? कैसा कर्ज है तुम्हारे सर पर जो तुम उनको चुकाना चाहते हो? मैंने गहरी सांस ली। तुम किस कर्ज की बात कर रहे थे मोहन से? और सांची का इस सब से क्या संबंध है? चंदू का हाथ रुका। उसके चेहरे पर जैसे एक पल के लिए काला साया लहरा गया। फिर उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आप फालतू की बातों में ना पड़ो, सब कुछ ठीक है। चंदू, सब कुछ ठीक नहीं है, मैंने गुस्से में कहा। तुम छत पर सांची के साथ क्या करते हो? वह दिन ब दिन क्यों कमज़ोर हो रही है? और तुम छत से आने के बाद पसीने में नहाए क्यों रहते हो? चंदू ने मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वह चुप हो गया। चंदू ने बात बदलने की कोशिश की, मगर फिर अचानक घर के फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। फूलवती, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फ़ोन के दूसरे तरफ एक गहरी भारी आवाज़ थी। कौन है ये जानना ज़रूरी नहीं, मगर आप सांची के बीते हुए कल के बारे में जानना चाहती हैं तो आज शाम 6 बजे लखनऊ के नवाबी होटल में आ जाओ। ये कौन था और सांची के बीते हुए कल के बारे में क्यों बात करना चाहता था? उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है, आपको दिल थाम कर सुनना होगा। इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि इसके आगे की कहानी लिखने में मुझे साहस मिले। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर का नाम और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ से वीडियो अपलोड करती हूँ और कहाँ रहती हूँ, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। और आप लोग इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहें और आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।